हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, मैं राकेश टेमरे आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले ये तो बता दीजिए सर कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था, कल ही ये वीडियो शूट हुआ था हमारा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम MPPNST, इसके साथ साथ जो ANM अभी आई है और GNM, इसके लिए हम एक क्रेश कोर्स लेकर के आए हैं। उस क्रेश कोर्स में मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो उस क्रेश कोर्स का ये हमारा फर्स्ट ही वीडियो ही समझ लीजिए, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेबस है इसका, उस सिलेबस को आपके सामने डिस्कस किया था। तो आज बच्चों हम उस सिलेबस से पहले चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर मैं इसी की बात करूं बच्चों, तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये वैद्युत आवेश आवेश एवं क्षेत्र है बच्चों। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है ना। ये वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। इसको हम वैद्युत आवेश और क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में बच्चों हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में समझेंगे कि ये वैद्युत आवेश क्या होता है, और साथ ही साथ इसके क्षेत्र के बारे में समझेंगे बच्चों कि वैद्युत आवेश का क्या क्षेत्र होता है, या इसके क्षेत्र में आने वाले दूसरे आवेश पर, दूसरे चार्ज पर क्या फील्ड, मतलब कि क्या फील्ड लगने वाली है, या हम कह सकते हैं कि कैसे फोर्स लगता है, कैसे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कैसे रिवल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर है बच्चों। तो करें वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और हम वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा हर एक बातों को कि इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को यहाँ पर वैद्युत आवेश पता होना चाहिए कि वैद्युत वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश। इस वैद्युत आवेश की बात करें बच्चों, तो इसे ही हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज बोलते हैं, है ना। वैद्युत आवेश का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अगर बारे में बात करूं बच्चों, वैद्युत आवेश के बारे में बात करूं, तो वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहता है कि यदि कोई वस्तु जिसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाए, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाए, उस वस्तु को हम वैद्युत नम्य कहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये पेन है, प्लास्टिक की पेन है, इसे अगर मैं ऐसे हेयर पे रब कर दूं और इसमें क्या हो जाएगा, जो आपके पास पेजेस के छोटे छोटे पीसेस है ना, जो स्मॉलेस्ट पीसेस है, उन्हें अगर ये अट्रैक्ट कर पाएगा, तो मैं क्या कहूंगा, इस वस्तु में क्या आ गया है, आवेश आ गया है, चार्ज आ गया है बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आप लोगों तक बताना चाहूंगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of matter। क्या है बच्चों, जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बच्चों मैटर की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है बच्चों। अगर मैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट जिसे और छोटे भागों में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सबसे छोटा अवयव है, अति सूक्ष्म अवयव है। कैसा अवयव है, अति सूक्ष्म अवयव है बच्चों, ये अति सूक्ष्म अवयव है। इसे आप अवयव, है ना, इसे आप और छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाता है बेटा, वैद्युत आवेश होता है। अगर वैद्युत आवेश की बात करें तो इसका को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, तो वैद्युत आवेश को बच्चों, आप वैद्युत आवेश को या तो कैपिटल क्यू से या तो आप स्मॉल क्यू से, यानी आप इसे कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और इसे आप स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें तो सर इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं इसका जो एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चों, या जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मात्रक। तो जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वो होता है आपका कूलाम। क्या होता है बच्चों, कूलाम। ठीक है, मैं दोनों मीडियम यूज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम है ना, अगर कूलाम को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो CO कुलम। ठीक है, कुलम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गया चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो हमने बता दिया क्या आप लोगों के पास, कुलम है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर इसकी बात करें कि इसके डायमेंशन फॉर्मूले को बता दीजिए, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है DF इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों 80। ये क्या होता है बच्चों, 80। आप इसे भी याद रखेंगे कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, 80 होता है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बड़े आगे। अब हम देखते हैं कि चार्ज के कुछ प्रकार होते हैं। चार्ज के क्या होते हैं बच्चों, कुछ प्रकार होते हैं। उन चार्ज के प्रकारों को हम समझते हैं क्या होगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं आवेशों या आवेश के प्रकार। अब आवेश के प्रकार की बात करें बच्चों, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका, पहले अगर बात करें बच्चों, तो जो पहला चार्ज होता है, जो पहला चार्ज होता है बच्चों, वो होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और अगर मैं दूसरे की बात करूं बच्चों, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव मतलब धनावेश है ना, धनावेश या धनात्मक आवेश होगा आपका, धनावेश, धनावेश। और दूसरा क्या होगा बच्चों, आप लोगों के पास ऋणावेश होगा। क्या होगा बच्चों, ऋणावेश होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आवेश होते हैं। अब ये टाइप ऑफ चार्ज पढ़े। अब टाइप ऑफ चार्ज के साथ मैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बता देता हूं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, तो ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बोलूं, इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं आवेश के गुण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आवेश के गुण। कि आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं। तो पहली बात देखेंगे कि अगर मैं पहली बात बोलूं, पहली बात तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो लाइक चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं बेटा, ऑलवेज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो समान आवेश होते हैं, जो आपके पास समान आवेश होते हैं बच्चों, जो समान आवेश होते हैं, समान आवेश, आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तथा दूसरी बात हम बोले तो जो असमान आवेश होते हैं बच्चों, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या बात हो गई कि जो आपके पास समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान आवेश क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, हमारे पास दो चार्ज थे, एक मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ले लेते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और एक अगेन पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और तीसरी बात एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने कहा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, तो ये दोनों चार्ज अगर बात करूं समान आवेश वाले हैं, देखो समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर
सॉरी समान आवेश है ये अपने पास, क्या बच्चों, समान आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे। और ये असमान आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर ये लड़की लड़की है, अगर ये लड़की लड़की है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये लड़का लड़का है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन लड़का लड़की है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। बच्चों क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ टाइप्स ऑफ चार्ज समझ लिया कि चार्ज के क्या टाइप होने वाले हैं या कितने टाइप है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने इन आवेशों के गुण को समझ लिया, यानी प्रॉपर्टी को समझ लिया कि दो अगर समान आवेश आने वाले हैं तो ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान आवेश हो गए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब जैसे हमने आवेश के बारे में समझा, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। क्या समझने वाले हैं बच्चों, हम आवेश के संरक्षण के नियम को समझते हैं कि आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेशों के संरक्षण का नियम। अब आवेश के संरक्षण के नियम की बात करें बच्चों, तो ये आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है, तो क्या होगा, तो बोल सकते हैं हम कि आवेश को, कि आप ये बोल सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही समाप्त किया जा सकता है, जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, अगर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं बच्चों, ट्रांसफर का मतलब है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है, लिख देते हैं हम ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफर है ना, यार ट्रांसफार्मर की बात नहीं करें, हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर किया, एक सेकेंड, किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इतनी बात को अपने को याद रखना है। क्लियर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब समझो कि आप इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ध्यान से देखो मैंने कहा कि मेरे पास, ये बात मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी ये है, और ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी कैसी है बच्चों, तो ये बॉडी हमारे पास है अनावेशित। कैसी है ये, अनावेशित है, अनावेशित। कैसी बॉडी है बच्चों, ये अनावेशित बॉडी है। ठीक है, अनावेशित बॉडी का मतलब क्या है कि इस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ फ्री प्रोटॉन के, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हम ये बोले, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन न बोले तो क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। मान लिया जाए मैंने इसमें कहा कि आपके पास मैं एक बात कह रहा हूं कि 11 इलेक्ट्रॉन हैं और मैं कह रहा हूं कि 11 ही प्रोटॉन हैं। अगर ऐसी बात है तो ये कैसा हो जाएगा, आप लोगों के पास ये अनावेशित बॉडी होगी कि नहीं, अनावेशित बॉडी। अब ये अनावेशित बॉडी है तो अब इसे आवेशित करना है मुझे। अब आवेशित करना है तो मैं क्या करूंगा,
दूसरी बॉडी से या तो इसको मैं क्या करने वाला हूं, रब करने वाला हूं, घर्षण करने वाला हूं, या क्या करूंगा, या तो दूसरी चार्ज बॉडी को पास में लेके आऊंगा, या मैं क्या काम करने वाला हूं बच्चों, दूसरी चार्ज बॉडी को इससे टच करवाऊंगा। तीन मेथड होती है चार्ज के डेरिवेशन की या चार्ज को उत्पन्न करने की, तीन विधियां है, उन तीन विधियों से मैं कर सकता हूं। तो मैंने कहा चलो ये मान लिया जाए रेशम का कपड़ा है, ठीक है। अब मैं इसे, ये ग्लास की रॉड समझ लो, है ना, ये कांच की छड़ है, इसे क्या कर रहे हैं हम, रब कर देते हैं, ऐसे घर्षण कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, अब ये जो कांच की छड़ है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो ये इसको रेशम का कपड़ा ही मान लो हाथ को मेरे, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यानी इसका मतलब समझो ध्यान से, अगर मैं कांच की छड़ लेके चल रहा हूं बच्चों, अगर मैं क्या लेके चल रहा हूं, कांच की छड़ लेके चल रहा हूं, ये कांच की छड़ है मेरे पास, ये कांच की छड़ है मेरे पास, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ध्यान से देखो, इसका मतलब यहां के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां आ गए होंगे, यानी अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, तब यहां का जो इलेक्ट्रॉन है यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आवेश को हमने उत्पन्न नहीं किया, आवेश को हमने एक बॉडी से, है ना, एक बॉडी से अनादर बॉडी में क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करने वाले हैं। तो मैं बोल देता हूं कि आवेश हो, या इस बात को हम थोड़ा इंचेंज कर देते हैं, हम ये कह देते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। क्या बोलता है कि जो भी आपके पास मुक्त आवेश होगा, जो भी आपके पास फ्री चार्ज होगा, वो क्या होगा बेटा, वन चार्ज के क्या होने वाला है, इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। हिंदी में समझो इस बात को कि जो भी मुक्त आवेश है, अगर मैं इस बात को कुछ ऐसे बताना चाहूं, इस बात को मैं ऐसे समझाना चाहूं आप लोगों के पास कि मुक्त आवेश, है ना, क्या बोल सकते हैं, कोई मुक्त आवेश या किसी भी वस्तु पर स्थित आवेश, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, किसी भी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा मुक्त आवेश के पूर्णांक के गुणज होती है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई बॉडी है, मेरे पास, ठीक है। अब इस बॉडी में कोई भी आवेश होगा, मान लिया जाए इसमें क्यू चार्ज है, मान लिया जाए कितना चार्ज है बच्चों, इसमें क्यू चार्ज है। तो ये जो क्यू चार्ज होगा आप लोगों के पास, ये जो क्यू चार्ज होगा, ये क्यू चार्ज क्या है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों के क्या बोलता है, पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज मतलब आप यहां n लिख दीजिए, यानी Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Na, जहां पर अगर इस बात को समझे आप लोग, तो ये जो Q होता है बच्चों, ये आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। किस पर आवेश है, पदार्थ पर आवेश है। और ये n जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपके पास, ये पूर्णांक होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपके पास पूर्णांक होता है। क्या आपके पास बच्चों, ये पूर्णांक है, क्या आप लोगों के पास पूर्णांक है, जिसकी वैल्यू n इज इक्वल टू +r - 1 +r - 2
प्लस आर माइनस 3 एंड सो ऑन। एंड ये जो ई है बेटा, ये क्या है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बातें अपने को याद रखनी है, इतनी बातें याद रखनी है। इसका मतलब किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो n इंटू ई के मल्टीपल के फॉर्म में होता है, और n की जो वैल्यू होती है बच्चों वो हमेशा पूर्णांक होती है, वो हमेशा क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है, अगर मान लिया जाए, अगर एक क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु पर, या मैं कह सकता हूं किसी वस्तु पर ना बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज यानी आवेश, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बात को हम समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे पास यहां पर चार्ज दिया गया है, क्यू दिया गया है बच्चों, एक कूलम आवेश, यानी कि आपके पास आवेश 1 कूलम है, यानी आपके पास चार्ज 1 कूलम है। ठीक है, अगर मैंने कहा E की वैल्यू तो हमको पता है, जो मैंने E की वैल्यू यहां बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। मुझे n की वैल्यू पता करनी है, मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू पता करनी है कि ये n की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा, तब क्या हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला लगेगा। क्या मैं इसको अब थोड़ा आगे सॉल्व करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, मुझे n चाहिए तो मैं n इज इक्वल टू Q अपॉन ई लिख सकता हूं, Q अपॉन ई लिख सकता हूं। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 1 कूलम है सर। E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है सर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे आप तो इसका आंसर 6.25 इंटू 10⁻+18 क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये n की वैल्यू है, इसका मतलब है एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो 6.25 गुना 10⁻18 की घात फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े, अब मैं आगे बात करता हूं, आगे बात करता हूं, या मैं एक बात और, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इसके लिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। मैं ये कहता हूं आप लोगों को कि हमारे पास मान लिया जाए किसी बॉडी पर कुछ चार्ज है, मैंने कहा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, ये किसी वस्तु पर, या मैं किसी वस्तु से बोल रहा हूं, से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, निकाल लिया जाए तो उसमें कितना आवेश, या फिर कितना आवेश होगा, तथा उसका प्रकार भी लिखिए, प्रकार भी लिखिए। अगर एक कहता है किसी वस्तु में से, ऐसा लिख देना, किसी वस्तु में 3 कूलम आवेश, या 3 गुना 10⁻² की घात माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम या कूलम बोल सकते हैं हम, तो ये -2 दे दीजिए, कूलम आवेश हो तो 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसमें कितना आवेश होगा, तथा उसका प्रकार भी
लिखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे? तो देखो इसके हल की बात करता हूं बच्चों, तो इसके हल में आप लोग ऐसे लिख देना। अगर मैं इसके हल की बात करूं तो हल में क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। पहली बात, आपके पास चार्ज दिया गया है Q। पहली बात, आपके पास चार्ज दिया गया है Q। अगर मैं Q की बात कर रहा हूं, Q की बात कर रहा हूं, Q अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कितना आवेश शेष रहेगा, कितना आवेश शेष रहेगा, या 1 कूलम आवेश में से, या मैं सिंपल सी आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, सिंपल सी एक बात बोलना चाह रहा हूं बेटा आप लोगों को, कि अगर ये आवेश नहीं भी दोगे ना, ये आवेश को आप नहीं भी दोगे, अगर मान लिया जाए भी से ही वाली कंडीशन को रख देते हैं, से वाली कंडीशन को ही रख देते हैं, तो मेरे पास अब क्यों नहीं दिया, मेरे पास अब क्यों नहीं दिया, तो मेरे पास क्यू की वैल्यू मेरे को चेक करनी है। आपके पास ई की वैल्यू दे दिया गया है 100, और आप सॉरी ई की वैल्यू आपके पास तो पहले से ही पता है कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एन की वैल्यू बच्चों, और एन की वैल्यू आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। तो अब उस पर कितना चार्ज बचेगा, कितना चार्ज बचेगा, मतलब फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो ध्यान से देखो, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई है, तो एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, यहां पर हम Q निकाल देंगे तो N की वैल्यू कितनी है, 100 है, गुना E की वैल्यू कितनी है, तो सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, -19 कूलम है। सॉल्व करेंगे तो Q बराबर कितना आवेश आ जाएगा, 100 का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 1.6 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻17 और ये हो जाएगा कूलम। ठीक है, इतना आवेश रहने वाला है, शेष रहने वाला है। अब मुझे बताओ, इतनी तो बात समझ में आ गई, कितना आवेश होगा तथा उसका प्रकार भी लिखना है। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो उसके पास भैया कैसा चार्ज बचेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अतः उस पर धनावेश हो जाएगा। अरे भाई समझो ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आवेश कैसा हो जाएगा, आवेश कैसा हो जाएगा भाई, या वस्तु पर जो आवेश आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, धनावेश तो होगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो भैया हमारे पास प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, मतलब आवेश क्या हो रहा है बेटा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आप लोगों को और याद रखनी चाहिए, एक बात और आप लोगों को याद रखनी चाहिए। मैं कहता हूं यहां पर एक और टॉपिक है जिसका नाम है आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, उस बात को हम समझते हैं। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करूं बच्चों, तो क्या कहता है, किसी भी वस्तु पर अगर आवेश की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाता है, वो आवेश हमेशा Q इज इक्वल टू या नेट चार्ज या कुल चार्ज, मैं लिख रहा हूं Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये चार्ज होगा किसी भी वस्तु पर। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, एक मैं डायग्राम समझाता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस वस्तु पर मैं अगर टोटल चार्ज बताना चाह रहा हूं, क्यू नेट बताना चाह रहा हूं, तो क्यू नेट क्या होगा, ध्यान से देखो। उसके लिए मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को, इस बात को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल और एक सर्कल। ठीक है, मेरे पास ये कुछ बातें हो गई। एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम यहीं पर ही सर्कल बना देते हैं, एक ये, एक ये, ठीक,
एक ये, और अगेन ले लेते हैं हम एक ये चार्ज, 3 चार्ज हो गए, 3 यानी इसके पॉइंट हो गए। मैंने कहा यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 4 कूलम चार्ज है, यहाँ -7 कूलम चार्ज है, यहाँ 5 कूलम चार्ज है, और यहाँ 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो इस पर मुझे नेट चार्ज बताना है, तो नेट चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पर जो क्यू नेट होगा बच्चों, जो क्यू नेट होगा बच्चों, वो हो जाएगा आप लोगों के पास कितना होगा, सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, क्या यही बात हो जाएगी। अब मैं कहता हूं Q1 Q2 Q3 प्लस Q4, और यहां पर Q5 भी लिख लो, Q5, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा सर 3 कूलम प्लस सर 4 कूलम प्लस सर -7 कूलम, ये -7 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 2 कूलम। सबको जोड़ देंगे, देखो 4 और 3 7, 3 7 खत्म हो गया, ये 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 7 कूलम आपके पास इस बॉडी पर टोटल चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आवेशों की योज्यता वाला कंसेप्ट होता है। या मान लिया जाए इस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा, इस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गया, कहता है आपके पास एक बॉडी है, ध्यान से देखना, एक बॉडी ये है, इसी को हम कॉपी कर देते हैं, एक बॉडी दूसरी बॉडी ये हो गई हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू, मैंने कहा कि मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूं, मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये एक 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ बात कर लेते हैं 1, ठीक है। एक बात बोलूँ, इस बात को हम कुछ ऐसे कर ही दे, इसको हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं और हम इसे सेपरेट कॉपी कर देते हैं और यहाँ लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब मैं कहता हूँ कि आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने कहा 3 कूलम चार्ज है, ये 4 कूलम चार्ज है, ये -7 कूलम चार्ज है, ये 8 कूलम चार्ज है, ये चार्ज मुझे नहीं पता, ये मुझे पता करना है, और ये आपके पास -5 कूलम चार्ज है, ठीक है बच्चों। और ये चार्ज अगर देखेंगे, इस बॉडी पर चार्ज देख रहे हो, तो ये आपके पास 1 कूलम चार्ज है, ये 5 कूलम चार्ज है, ये -12 कूलम चार्ज है, ये 3 कूलम चार्ज है, ये 9 कूलम चार्ज है, और ये -2 कूलम चार्ज है। तो मुझे बताना है बेटा, या इस पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, इस पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, मतलब मेरे को यहां पर Q की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो दोनों बॉडी को ध्यान से देखो, दोनों बॉडी पर सेम चार्ज दिख रहा है। मैंने बोला इस पर जो चार्ज होगा, इस पर जो चार्ज होगा, इस पर भी वही चार्ज होगा, ये बात हमको दिख रही है। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें ये कंडीशन लगा सकता हूं, क्या मैं इसमें ये कंडीशन लगा सकता हूं कि इस पे जो टोटल चार्ज होगा, इसका जो क्यू नेट होगा बच्चों, क्या इसका भी क्यू नेट वही होगा? होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसका जो क्यू नेट है वो 3 कूलम धन 4 कूलम धन 8 कूलम ऋण 7 कूलम, और ये धन या ऋण लगा देते हैं, ऋण 5 कूलम, और ये आपके पास हो जाएगा, सपोज इसको मैंने x एज्यूम कर लिया, ठीक है। इस पे देख लेते हैं बेटा, 1 कूलम धन 5 कूलम धन 9 कूलम धन 3 कूलम ऋण 12 कूलम ऋण 2 कूलम, ठीक है बच्चों। अब इनको जोड़ देते हैं, देखो ध्यान से, तो हो जाएगा आपके पास 4 और 3 7 कट गया, 8 में से 5 गया 3, 3 धन x बराबर, ये आपके पास ये देखो 9, 9 और 3 अगर देखूं तो 12, ये भी कट गया 12 से, ये आपके पास 5 और 2 5 और 1 6, 6 में से 2 गया तो 4, मतलब x बराबर 3 को ट्रांसफर कर देते हैं तो 4 ऋण 3, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा बच्चों 1। मतलब कि यहां पर जो चार्ज होगा, यहां पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चों, वो 1 कूलम चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा बच्चों? 1 कूलम चार्ज होगा। क्लियर है? क्लियर है? इस प्रकार से हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज को समझते हैं, इस प्रकार से हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज को समझते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम एक प्यारे से लॉ पर, एक प्यारे से नियम पर, जिसका नाम है कूलाम का नियम। जिसका नाम क्या है बच्चों? कूलाम का नियम है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कूलाम के नियम पर। क्या बात कर रहे हैं बच्चों? कूलाम का
नियम। अब ये कूलाम का नियम है क्या? अब ये कूलाम का नियम क्या है? ध्यान से देखो, अगर मैं कूलाम के नियम की बात करूं तो कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, ये एक बिंदु आवेश ले लिया मैंने Q1 और मैंने एक आवेश ये ले लिया Q2। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी अगर मैं इनके बीच की दूरी को r ले लूं, इनके बीच की दूरी को मैं r ले लूं, तो उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बच्चों? कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, एक आवेश ये, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इनके दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कहता है इन दोनों आवेशों पर, यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्यों बोल रहा है भैया? हो सकता है ये धनात्मक ये ऋणात्मक है, या ये धनात्मक ये ऋणात्मक है, या तो दोनों धनात्मक या तो दोनों ऋणात्मक है। तो भाई अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे, असमान आवेश है तो आकर्षित करेंगे। तो कहता है किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है? बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला एक आवेश मेरे पास Q1 और Q2 है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एंड अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है तो इनके बीच की डिस्टेंस R है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब इन दोनों बातों को अगर मैं मिला करके नोट कर दूं तो क्या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगी। क्लियर है? क्या यही बात होने वाली है? दूसरी बात ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं? अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो ये बोल सकता हूं मैं यहां एक कांस्टेंट लगा दो K और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा बनता है बेटा कूलाम का नियम। ये क्या बनता है बेटा? कूलाम का नियम। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। लेकिन यहां कुछ कंडीशंस होती है और उस कंडीशन पर बात करता हूं। मैंने बोला अगर K का मान कहां पर? वायु या निर्वात में, ऐसा ही पद्धति में अगर देख रहा हूं मैं तो क्या होता है K का मान? तो याद रखना K का मान बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है, और याद रखेंगे इसी का मान 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, दोनों बात को याद रखना है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये, और कहीं कंसेप्चुअल बात करेंगे तो ये। ठीक है, तो क्या मैं दोनों मान को रख दूं यहां पर? इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं, जो F होगा वो बराबर होगा K के प्लेस में पहले ये रख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, या मैं इसी बात को क्या ऐसे लिख सकता हूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस में मैं क्या 9 × 10⁻⁹ नोट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम इसका यूज करने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक तो कोई भी या किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर एक बात दिख रही है एप्सिलॉन नॉट। क्या दिख रही है प्यारे बच्चों? ये एप्सिलॉन नॉट दिख रही है। क्या है ये? इसको बोलते हैं निर्वात की, इसको क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, है ना, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं है ना, इसको वायु या निर्वात लिख देना, वायु या निर्वात की। ठीक है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट की हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है?
54 इंटू 10⁻⁻12 होती है। सर इसकी यूनिट भी लिख दो। यूनिट क्या होगी, देखो एप्सिलॉन नॉट ये है, ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, आर स्क्वायर का ट्रांसफर करो, Q1 Q2 का स्क्वायर यहां ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है। सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दो। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो देख लो, ऊपर न्यूटन है, फोर्स है, फोर्स का क्या होगा mL/-2, मीटर स्क्वायर है मतलब L स्क्वायर अपॉन, भैया कूलम है, कूलम है मतलब A, और ये T स्क्वायर है मतलब इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम आगे, तो ये होगा आपके पास m L इंटू एल, तो ये हो जाएगा L3, ये आ जाएगा A पर -2 की पावर ऊपर, और ये T पर -4 की पावर हो जाएगी। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या बात करेंगे हम, अब मैं बात करने वाला हूं, याद रखना बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे कुछ, यानी मैं बात करने वाला हूं परावैद्युतांक के ऊपर। किसके ऊपर बात करूंगा मैं, परावैद्युतांक के ऊपर बात करने वाला हूं, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाए, परावैद्युतांक माध्यम आ जाए, तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इस बात को हम बोलते हैं, ध्यान से देखो, मैंने अगर कहा कि वायु या निर्वात में, यहां ध्यान से देखना, वायु या निर्वात में कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम होता है बच्चों, वो होता है आपके पास, वो होगा आप लोगों के पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात मैं कहता हूं बच्चों कि अगर कोई परावैद्युतांक माध्यम आ जाए, है ना, या हम लिख देते हैं वायु या निर्वात के जगह कोई परावैद्युतांक माध्यम में कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या होगा बच्चों, तो जो कूलाम का नियम होता है वो होगा आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, यहां याद रखो, यहां एप्सिलॉन नॉट आता है और यहां पर एप्सिलॉन आता है। ये एप्सिलॉन क्या है, ये क्या है, परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है, परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता है। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं तो मैं क्या बोल दूं कि समीकरण नंबर 1 भागित समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण नंबर 1 में मैं समीकरण नंबर 2 का भाग दे दूं तो क्या बात होगी बेटा, ये हो जाएगा F1 अपान, या अगर इतने इसको F बोल दिया, इसको F1 बोल दो, या इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। ठीक है, तो F1 अपान F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखो इससे ये टर्म कट गया, इससे ये कट गया, तो आ कितना आ गया सर, 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन। इसको अगर ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या मिल गया बच्चों, इसका मतलब आप लोगों को मिल गया, क्या मिल गया, F1 अपान F2 बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी बात को कैपिटल K बोलते हैं बच्चों। ठीक है, परावैद्युतांक माध्यम। ठीक है, या इसी बात को हम एप्सिलॉन और भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैं देखूं, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाता है। ये हमारे पास एक रिलेशन नया मिल जाता है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
अब इस कूलाम के नियम पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या होंगे, ध्यान से देखिए। मैंने बोला कि एक क्वेश्चन देखता हूं, मैं ये कहता हूं कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई दो प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों, है ना, क्या बोल रहे हैं हम, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 2 गुना 10 पर ऋण 2 की घात मीटर हो तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा। अब उनके मध्य लगने वाला बल होगा। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो और वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 × 10⁻⁻² मीटर है। तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो निकालना है। सर ठीक है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा इसके सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, क्या क्या दिया है। तो भाई हमारे पास सर Q1 भी दिया है, Q2 भी दिया है, क्या दिया है सर, इलेक्ट्रॉन दिया है। दोनों इक्वली होंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही है। और वो क्या चार्ज होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, यहां तक बात समझ में आ गई। तो दूसरी बात समझो, अब हम आगे समझते हैं। और R दिया है आपके पास 2 × 10⁻⁻² मीटर। चलो ये भी दिया है, तो अब फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपान R²। चलो तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, पुट कर दें तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन, भाई R की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। बड़े आगे, अब देखो इस बात को क्या लिखने वाला हूं मैं, कुछ ऐसे लिखने वाला हूं। मैंने कहा 9 × 10⁻9 इंटू, मैं डेसिमल को हटा देता हूं यहां से। तो क्या मैं 1.6 को 16 लिख दूं इंटू 10⁻⁻20। भाई ये डेसिमल का डिनोमिनेटर में 10 आएगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा इंटू, ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁻20 अपॉन, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगर सॉल्व करता हूं मैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻20 कितना हो जाएगा, -40 -40 और ये 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास फोर्स इज इक्वल टू 9 × 16 इंटू, ध्यान से देखो कितना होने वाला है, 40 में से 9 गया तो 31 और ये ऋण 4 की पावर ऊपर जाएगा, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये धनात्मक होगा तो मैं क्या कह सकता हूं, ये ऋणात्मक रहने वाला है, ऋण 31। तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, कितना हो जाएगा, ऋण 27। कितना होगा बच्चों, 10 पर ऋण 27 की घात। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। बटे में कितना होने वाला है, 2, तो ये 4 है, तो 4 लिख दीजिए, 4 से 16 को काट दो, 4 बार कट जाएगा। तो F बराबर कितना आ गया, F बराबर आ गया आप लोगों के पास 9 चौके 36, या मैं अगर इसको ऐसे देखूं तो देखो 4 का गुना कर सकता हूं मैं, या 9 का गुना कर देता हूं, तो ये 4 हो गया गुना, कितना हो जाएगा आपके पास, 9 × 6 = 54 की 4 5 9 एकम 9 9 और 5 आपका 14 गुना 10 पर ऋण 27 की घात। इसको लिखेंगे अब अपने पास, 4 का गुना करो, 4 चौके 16, 1 रह गया, 4 चौके 16, 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5 और ये गुना 10 पर ऋण 27 की घात हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मैं कैसे को क्या लिखूंगा, तो F बराबर दशमलव लगा देते हैं यहां पर, तो 5.76 गुना 10 पर कितने की पावर आ जाएगी, -25 की पावर आ जाएगी, और ये आपके पास न्यूटन होगा, और यही क्या होगा बच्चों, आंसर होने वाला है। क्लियर है, ये बात अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको पूरा बात समझ में आ गई होगी, पूरी बातें क्लियर है। मैंने कोई स्लाइड लेकर के नहीं आया हूँ, बिना स्लाइड के हूँ, बिना स्लाइड की चीज़ें बताया हूँ। नेक्स्ट टाइम से देखते हैं स्लाइड बनाते हैं या फिर हम आपको इसी प्रकार से समझाते रहेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा आप जरूर वीडियो पर बने रहें, और ये मैं यहाँ पर आपको PNST का पूरा क्रैश कोर्स करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं बच्चों न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।